theories for the state origin and the concept of Islamic State, Islamic welfare state. I am Sumbal Shehzad, your mentor. सबसे पहले जो है हमारे पास 6 थ्योरीज है जो कि स्टेट के ओरिजिन को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, उन थ्योरीज में से सबसे पहली थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मैट्रिआर्कल थ्योरी, फोर्स थ्योरी एंड एवोल्यूशन थ्योरी। ठीक है, ये 6 थ्योरीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में आई भी हुई है। इनमें से एक थ्योरी आई गेस पैट्रियार्कल थ्योरी है, पता नहीं फोर्स थ्योरी है, इनमें से एक के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब मसला ये है कि ना हम जब बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन थ्योरीज के बारे में बताया जाता है कि ये थ्योरी है क्या। ठीक है, अप्लाई आपने खुद करना होता है। जैसे कि फोर्स थ्योरी के ऊपर अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, मैं बस आपको फोर्स थ्योरी के वाले से बता रही हूँ कि फोर्स थ्योरी में जो थ्योरिसिस्ट हैं या फिलोसोफर हैं उन्होंने क्या बात की है कि जी जो वीक स्टेट्स होती है ना उनको जो स्ट्रॉन्गर स्टेट्स हैं वो इनगल्फ कर जाती है। ठीक है, और अपने आप को एक्सपैंड करती है स्ट्रॉन्गर स्टेट्स। ठीक है, अब फोर्स थ्योरी को आपने डिफाइन कर दिया कि क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर स्टेट्स वीकर स्टेट्स के ऊपर अटैक करती है और उनको अपनी टेरिटरी में ऐड कर देती है और अपनी एक्सपेंशन कॉज करती है। अब आपने 10 नंबर कैसे लेने हैं, आपने एग्जाम्पल्स कोट करनी है। एग्जाम्पल्स कहाँ से मिलेंगे, आपने जिंदगी में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, वहां से आपने एग्जाम्पल्स निकालनी है। लाइक ऑटोमन एम्पायर है, वो कैसे एक्सपेंड हुई थी। ठीक है, उन्होंने यूरोप की तरफ एक्सपेंशन की थी और वहां जो लोग क्रिश्चियंस बसते थे उनको शिकस्तें दी थी, और जो उनकी टेरिटरीज में जो बादशाह थे वो वीक हो गए थे तो वो उनसे लड़ते थे, हार जाते थे, वो उनको कंकर कर लेती थी। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर तब चलती जा रही थी, उसको इन्होंने सब सारे इलाके इन्होंने अपने कब्जे में लिए ऑटोमन एम्पायर में। ठीक है, इसी तरह हम ये देखते हैं कि एक्सपीडिशंस होती थी स्टार्टिंग में, जब मतलब जो हमारे खुलफाए राशिदीन का दौर है हजरत उमर के टाइम में और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु के टाइम पे, तो एक्सपीडिशंस होती थी और वो लोग क्या करते थे अपनी फोर्सेस लेके जो है रोम वाली साइड पे भी गए और क्या नाम है पर्शिया वाली साइड पे भी आए और इनके इलाकों को कंकर करते गए। ठीक है, जीतते गए क्योंकि फोर्सफुल थे और वो वीक थे, तो अपने इलाकों में शामिल करते गए, जिससे क्या हुआ स्टेट बड़ी होती गई, स्टेट बनती गई। ठीक है, तो फोर्स थ्योरी आपने यहाँ से जो है वो एग्जाम्पल्स कोट करनी है। आपका मुताला थोड़ा सा वसी होगा तो आप पेपर आसानी से कर सकोगे। ठीक है, तो जी थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन हम स्टार्ट करते हैं। पहली थ्योरी है, ये थ्योरी जो है ना आपने शुरू में देखा है, जब हम जैसे मतलब इस्लामिक साइड पे भी जाएं या यूरोपियन साइड पे भी जाएं, हम देखते हैं कि बादशाह को खुदा का दर्जा दिया जाता है, नाउजुबिल्लाह। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ना ओल्डेस्ट थ्योरी है, और पहले तो आपको पता है मोनार्की ही चलती थी। तो ये कहते थे कि जो स्टेट है ना वो खुदा ने मतलब रब ने खुद बनाई है। ठीक है, और खुद से उसको गवर्न किया। ठीक है, अब उसने स्टेट को गवर्न करने के लिए अपने खलीफा, ठीक है, विसिजेंट या एजेंट को भेजा जो कि उस स्टेट को रूल करते थे। ठीक है, वो अब गॉड क्या है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूल कर रहा है, या तो खुद रूल कर रहा है खुद से डायरेक्टली या फिर अपने किसी प्रेसिडेंट के थ्रू रूल कर रहा है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन क्या कहती है कि खुदा ने या रब ने खुद जो है स्टेट को बनाया और खुद उसको रूल किया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने जो है एजेंट के थ्रू उसको रूलर बना के। तो जो वो एजेंट था ना वो बादशाह था, और बादशाह रूल करता था लोगों के ऊपर, वो कहता था मैं रब का भेजा हुआ हूँ। ठीक है, शुरू शुरू में तो लोगों को ऐसा भी लगता था कि जो शायद बादशाह है ना उसके पास कुछ डिवाइन पावर्स है, और अगर हम इसको डिसोबे करेंगे इसका मतलब क्या है कि गॉड को डिसोबे कर दिया। ठीक है, तो रिबेलियन भी नहीं कर सकते थे लोग जो है वो रूलर के अगेंस्ट, क्योंकि वो उसे मतलब कोई देवता मानते थे। जैसे आपने अगर इस्लामिक हिस्ट्री या इस्लामिक बुक्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा फिरौन को, नमरूद को, शद्दाद को सब खुदा समझते थे, वो सजदे भी करवाते थे अपने आप को। ठीक है, और अल्लाह ताला ने फिरौन को तो ये पावर दी हुई थी कि वो दरियाए नील को कंट्रोल करता था। वो जब चाहता था ना दरियाए नील को बढ़ा देता था, उसका लेवल ज्यादा कर देता था, जब चाहता था कम कर देता था। अल्लाह ताला ने उसको पावर दी थी। ठीक है, तो जब वो लोग इस तरह की पावर्स देखते थे ना तो वो वैसे ही
जो है वो एक समझते थे कि यार ये तो शायद है ही देवता, कोई गॉड है, ठीक है। तो लोग रिबेलियन भी नहीं करते थे, क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल, अमीर, सारी अथॉरिटी उसके अपने हाथ में, वो ही किंग है, वो ही मतलब क्या एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी, सब कुछ वही है, ठीक है। और अपने पास के जो लोग होते थे, जो उसके वफादार होते थे, उनको वजीर और अमीर बनाया जाता था। तो किंग के हाथ में सारी अथॉरिटी है, किंग से कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता था, तो आम आवाम तो उसके खिलाफ खड़े होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, ठीक है। तो वो चाहे जितना भी डिस्पॉट हो जाता था, जितना भी विकेट हो जाता था, कोई अवाम उसको आगे रिबेल नहीं कर सकती थी, ठीक है, सोच ही नहीं सकते थे वो लोग, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हमने इसके अगेंस्ट रिबेलियन की तो वो गॉड के अगेंस्ट रिबेलियन होगी। किंग जेम्स वन है, जिनके टाइम में ना सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी, इन्होंने इंग्लैंड में सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी, इन्होंने कहा क्या था कि जी जंग हो रही थी इनकी फ्रांस के साथ, तो इन्होंने कुछ टैक्स इम्पोज कर दी थी लेजिस्लेचर से पूछे बगैर। तो लेजिस्लेचर ने कहा था कि जी किंग ऐसे नहीं कर सकता, तो किंग जेम्स वन ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो किंग्स है ना, किंग्स आर जस्टली कॉल्ड गॉड्स, ठीक है, उनको देवता, सही तरीके से इंसाफ यही है कि उन्हें देवता कहा जाए। फॉर दे एक्सरसाइज इन मैनर ऑफ रिजेम्बलेंस ऑफ द डिवाइन पावर ऑन द अर्थ, कि वो खुदा की दी हुई ताकत जो है उसको इस अर्थ पे, स्टेट पे एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। किंग्स आर अकाउंटेबल टू द गॉड। अब वो लेजिस्लेचर जो कह रही थी कि आपने गलत काम किया है और अवाम को जवाब दे, तो इसने कहा नहीं, हम जवाब नहीं दे सकते, हम सिर्फ रब को जवाब देंगे, हम सिर्फ खुदा को जवाब देंगे, ठीक है। हम किसी इंसान को जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें भी लगता था हम इनसे बहुत ऊपर की कोई चीज है। The people cannot question him for the right or wrong done by him, चाहे वो सही करे चाहे वो गलत करे, लोगों को यह हक नहीं है कि वो पूछ सके कुछ भी, ठीक है। कुछ इस तरह की बातें थी जो रूलर्स के दिमाग में बैठी हुई थी, जिनकी वजह से लोगों ने फिर रेनेसांस की तरफ आना स्टार्ट किया। फाइन। नेक्स्ट क्या है कि मेन पॉइंट्स क्या थे इस डॉक्ट्रिन के, कि मोनार्की इज डिवाइनली ऑर्डेन्ड एंड द किंग ड्रॉज हिज अथॉरिटी फ्रॉम द गॉड, के जो मोनार्की है वो एक बहुत ज्यादा मुकद्दस चीज है, ठीक है। और जो किंग है वो अपनी सारी की सारी अथॉरिटी खुदा से लेता है, मतलब रब है, उसने इसको सारी अथॉरिटी दी है, इस वजह से हम पर किंग है, और हम नहीं ऐसे बन सकते। वो रॉयल ब्लड वाले लोगों को आपको पता होगा कि शुरू में मतलब वो तो इंसान भी नहीं समझते थे, दूसरे इंसानों को अपने आप को कुछ और ही समझते थे, और जो दूसरे इंसान है उनको कुछ और ही समझा जाता था, ठीक है। फिर मोनार्की है ही चलती थी, रॉयल ब्लड है ना, तो जो बादशाह है उसका बेटा ही जो है शहजादा बनेगा, और जो मतलब सॉरी जो उसका बेटा शहजादा है वो ही बाद में बादशाह बनेगा। बाकी और लोगों के पास ये हक ही नहीं, क्योंकि उनमें रॉयल ब्लड नहीं है, ठीक है। तो इट इज द डिवाइन राइट ऑफ द किंग दैट इट शुड पास फ्रॉम फादर टू द सन, ठीक है, उसके बेटे तक ही जाएगा। देन क्या है, बेटियों तक भी इसलिए नहीं जाता था, बेटियों तक चला जाता था अगर उसका बेटा ना हो, लेकिन बेटियों तक इसलिए नहीं जाता था कि वो फिर जो टेरिटरी थी या स्टेट थी वो किसी दूसरे खानदान में चली जाएगी, ठीक है। फिर किंग इज आंसरेबल टू गॉड ओनली, अवाम को वो बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है फॉर एनी ऑफ हिज एक्शन, रॉन्ग और राइट। नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस टू द लॉफुल अथॉरिटी इज सिन। अब देखिए, हम अगर स्टेट के बनाए हुए लॉस को मतलब नहीं मानते, रेजिस्ट करते हैं, तो क्या होता है, सिर्फ हम क्राइम करें, हम गुनाह नहीं करते, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस टू द लॉफुल अथॉरिटी इज द सिन, वो गुनाह ही तस्वुर होता था, जैसे आपने खुदा या रब को या अल्लाह ताला को की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया अगर रेजिस्ट किया किसी कानून को, ठीक है, तो उस टाइम पे ही समझा जाता था। तो ये मेन पॉइंट्स इस डॉक्ट्रिन। टेक्स्ट क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब क्या है, इट इज नॉट ओनली द मतलब सबसे एंशियंट भी है और सबसे फेमस भी है, क्योंकि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी ना, उसने साइंटिफिकली डिफाइन करने की कोशिश की कि स्टेट बनी कैसे थी, ठीक है, साइंटिफिकली बताने की कोशिश की कि हो सकता है पहले स्टेट ऑफ नेचर में लोग ऐसे रहते थे, फिर मसले होना शुरू हुए, फिर उन्होंने क्या कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपस में, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ये बातें, हम इन चीजों को फॉलो करेंगे, हमारा रूलर इन चीजों को फॉलो करेगा, ठीक है, हम सारे लॉस को ओबे करेंगे, और जो है हम एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, और उस कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया, स्टेट बना दी। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं पढ़ देती हूँ। दिस एरिया कंप्राइजेस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल, ठीक है, एक एरिया के कुछ लोग थे और पॉलिटिकल गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिससे स्टेट वजूद में आई, सही।
या लोगों ने खुद से कॉन्ट्रैक्ट करके एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिससे जो उन पर रूल कर रही थी, ठीक है, और जिसने एक स्टेट को जन्म दिया, ठीक है। एट फर्स्ट जो है हर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के शुरू में हमने क्या देखा, स्टेट ऑफ नेचर विदाउट एनी गवर्नमेंट एंड लॉ। जब लॉ और गवर्नमेंट ही नहीं था तो लोगों ने देखा कि हम मसले मसाइल फेस कर रहे हैं, दे डिसाइडेड टू सेट अप स्टेट, उन्होंने स्टेट बनाने की कोशिश की, ठीक है। और स्टेट कैसे बनाई, एक कॉन्ट्रैक्ट से। जो राइटर्स हैं इस थ्योरी के, ठीक है, are of the view that the state of the nature preceded an establishment of the government and there was no organized life in the state of the nature। जिसने भी थ्योरी दी है, मतलब हमारे जो है हॉब्स, लॉक और रूसो है, वो क्या कहते हैं, वो तीनों यही बात करते हैं कि जी स्टेट ऑफ द नेचर थी, उसके बाद जो है गवर्नमेंट आई, और फिर जब गवर्नमेंट को बनाया लोगों ने, उससे क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइज लाइफ शुरू होगी स्टेट ऑफ नेचर में, जिसे हम फिर स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, everyone lived in a state of the nature on his own terms। मतलब लोग अपनी मर्जी से स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे, कोई मैन मेड लॉज नहीं थे, सिर्फ इंसान जो था ना अपनी मर्जी से जी रहा था, चाहे वो फिर किसी को कत्ल भी कर देता तो वो अकाउंटेबल नहीं था, किसी को भी कोई था ही नहीं पूछने वाला, राइट। तो मैन इन कंडीशन से निकलना चाह रहा था, तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या, मतलब आपने सारी सारी हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में यही देखा कि इंसान स्टेट ऑफ नेचर में कोई ना कोई इशू क्रिएट हो गया, या शुरू में ही इशू था, उससे निकलना चाह रहा था, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे स्टेट बन गई, और फिर वो जो लॉज थे उनके मुताबिक इंसान ने जब जिंदगी गुजारनी शुरू की तो वो एक ऑर्गेनाइज लाइफ थी, लोग हंसी खुशी रहना शुरू हो गए, एंड द स्टेट हैज came into the existence। This is the social contract theory presented by Thomas Hobbes, John Locke and Jean-Jacques Rousseau। Fine, ये social contract theory for the origin of the state है। नेक्स्ट क्या, मैट्रियार्कल थ्योरी। अब ये थोड़ा सा ना मतलब आपके लिए यूनिक चीज होगी। इसको मतलब इसके जो प्रोपोनेंट्स है ना, जिन्होंने ये थ्योरी पेश की थी, उनमें मैक्लैगन, मॉर्गन एंड जेम्स हैं। इन्होंने क्या कहा कि भाई बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, जब कोई ट्राइबल मतलब सिस्टम भी नहीं था, ना ही पैट्रियार्कल सिस्टम था, तो क्या हुआ कि कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन था ही नहीं मैरिज का, शादी का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। अब जैसे जंगलों में जानवर रहते हैं ना, तो क्या होता है कि उनके साथ कोई मतलब मेल एनिमल बहुत कम रहता है, जो औरतें होती है ना वो ही ऑर्गेनाइज करती हैं सारे जंगल में ना अपनी औलाद को शिकार करना और क्या सारा कुछ करना, वो जो है वो फीमेल होती है, ठीक है। अब उन्होंने वो चीज जब देखी ना, तो वहां से उसने कंक्लूड किया कि ऐसा हो सकता है कि जो प्री स्टेट एरिया था ना, उसमें जब मैरिज का इंस्टीट्यूशन था ही नहीं, ठीक है, तो औरत क्या होता था कि जब मैन को सेक्सुअल डिजायर होती थी तो वो औरत को तलाश करता था और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस कायम करता था, और फिर क्या होता था कि मेल की पेरेंटेज नहीं होती थी, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद औरत को छोड़ जाता था, फिर औरत ही होती थी जो अपना खानदान बनाती थी या फैमिली बनाती थी। अब वो जो इंस्टीट्यूशन था ना, मतलब आप समझ लें कि हेड ऑफ द फैमिली एक औरत होती थी, और उसकी और बच्चों को जो उसकी बेटियां होती थी उन तक जो है वो समझ लें रूल ट्रांसफर होता जाता था, या एक औरत से नस्ल चलती थी, ठीक है, मर्द से नस्ल नहीं चलती थी। तो फिर क्या सीन है कि मतलब इन प्लेस ऑफ अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ अ मैन, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब फैमिली में क्या होता है, मैन होता है, उसकी बीवी होती है, उसके बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं था तब। एक लार्ज लूज कनेक्टेड ग्रुप था जिसे हम हर्ड या पैक कहते हैं, जैसे झुंड होता है ना जानवरों का, उसी तरह का झुंड होता था, जिसमें काफी सारे औरतें हो सकती हैं और एक मर्द होता था, या कोई भी नहीं होता था, सिर्फ औरतें अपने आप को ऑर्गेनाइज करती थी, ठीक है। या वो हॉर्ड या पैक जो था वो मैट्रिमोनियल पर्पसेस के लिए ऑर्गेनाइज होते थे किसी एक टाइम में, और उसके बाद फिर कौन किधर कुछ नहीं पता, सिर्फ औरत अपने बच्चों को खुद अपने पास पालती थी, ठीक है। तो मैट्रियार्कल फैमिली जो है वो फिर डेवलप हुई फॉलोइंग स्टेप्स में, मतलब वो फिर मॉडर्न फैमिली कैसे बनी, उन्होंने ये बात बताई कि फर्स्ट एक ट्राइब था, ठीक है, ट्राइब कह लो या ओल्डेस्ट प्राइमरी सोशल ग्रुप था, ठीक है। फिर इन कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ, पैसेज ऑफ टाइम वो ट्राइब छोटे छोटे क्लैंस में बट गए, उन क्लैंस में छोटे छोटे जो क्लैंस बन गए उन ट्राइब्स में से ही
तो फिर वहां से क्या हुआ, उन क्लैंस में भी कुछ ना कुछ फैमिलीज थी, उन कुछ फैमिलीज में और डिवीजन आई, और छोटी छोटी ग्रुप्स में वो डिवाइड हो गई, और एट लास्ट क्या हुआ, वो और छोटा जो ग्रुप हुआ ना, वो न्यूक्लियर फैमिली या मॉडर्न फैमिली बन गया, जिसमें जो फादर है, मदर है और उसके बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेट्रियार्कल थ्योरी। पेट्रियार्कल थ्योरी में क्या बातें हैं कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ अ स्टेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ फैमिली। ठीक है, एक फैमिली थी जिसमें एक फादर था, और वो फादर हेड ऑफ द फैमिली था। ठीक है, या पेटर, पेटर या फादर एक ही चीज है, हेड ऑफ द फैमिली था। अभी इस फैमिली से स्टेट कैसे बनी? ठीक है, वो जो फिलोसफर्स है ना जिन्होंने की थ्योरी दी है, वो ये कहते हैं कि स्टेट जो है ना वो एक्चुअली में इनलार्ज फैमिली है। जब वो उस फैमिली में, मतलब एक फैमिली जिसमें एक बाप है और वो हेड ऑफ द फैमिली है, वो सारे सब चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो क्या हुआ है कि क्या हुआ है कि जी उस फैमिली में जब बहुत सारे बच्चे हो गए और उन सब बच्चों ने अपनी अपनी फैमिली स्टार्ट की, तो क्या हुआ, बढ़ बढ़ के वो एक पूरी की पूरी स्टेट बन गई। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन उस फादर का जो असर और रसूख था ना अपनी फैमिली में वैसे ही रहा, तो समझ ले कि वो रूलर हो गया उस स्टेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन अ फैमिली देयर वाज अ फादर, ठीक है, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ही हैड फुल कंट्रोल ओवर द फैमिली मेंबर्स। उसका सारा का सारा कंट्रोल था अपने फैमिली मेंबर्स पे। फिर उसके बच्चों की जब शादी हुई, ठीक है, और उसकी फैमिली जब एक्सटेंड हुई, तो क्या हुआ कि नई फैमिलीज बनना शुरू हो गई, बट द अथॉरिटी ऑफ द फादर रिमेन्ड एज बिफोर। लेकिन उस जो फादर था, जो पहला सरबराह था, उसकी अथॉरिटी वैसे ही रही सब पे। जो उसके बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, सब उसको उसी तरह जो है वो क्या कह लें कि इज्जत दे रहे थे, और उसी तरह जो है तकरीम कर रहे थे उस इंसान की, और उसकी सारी बातें मान रहे थे। ठीक है, मतलब इट वाज ड्यूली एक्नॉलेज्ड बाय ऑल हिज डिसेंडेंट्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पेट्रियार्कल फैमिली आ गई, और ये पेट्रियार्कल फैमिली मजीद एक्सटेंड हो के एक पूरी की पूरी स्टेट बन गई। ठीक है, तो अब ये मतलब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि एक स्टेट में सारे के सारे लोग एक बाप की औलाद है, वो सारे आपस में मतलब एक खानदान है। ठीक है, ये थ्योरी जो है ये किसने दी थी, सर हेनरी मेन। ठीक है, पेट्रियार्कल थ्योरी इन्होंने दी थी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले क्या है, एलिमेंट्स ऑफ पेटर्निटी वाज द चीफ फैक्ट ऑफ द पेट्रियार्कल फैमिली, के एक फादर होगा जो अपनी पूरी फैमिली को केटर कर रहा होगा, वो लाजमी होना जरूरी है, एक मेल सरबरा। ठीक है, फिर उसके जो डिसेंडेंट्स है ना, वो सिर्फ मेल से ही जो है उनको ट्रेस किया जा सकता है, या किसी फॉर्म ऑफ द सेम इंसेस्टर, कोई मेल इंसेस्टर ही होगा। जैसे हम सुनते हैं कि जी पुराने वक्तों में मतलब जब अरेबिक टाइम चल रहा था, तो हम ये देखते थे कि खालिद बिन वलीद, मतलब खालिद वलीद का बेटा, या जो हजरत अबू बकर सिद्दीक है उनके फादर का नाम था अबू कुहाफा। तो हम ये देखते हैं कि उनके फादर का नाम साथ लगाया जाता था ताकि पता लग जाए कि कौन किसका बेटा है। तो इंसेस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, नन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द फैमिली वाज फीमेल वाज इंक्लूडेड। ठीक है, अब इन डिसेंडेंट्स में कोई भी फीमेल इंक्लूडेड नहीं थी, मतलब आपने फैमिली ट्री को पीछे देखना है ना, तो फीमेल का नाम कहीं भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परमानेंट मैरिज वाज द रूल वेदर मोनोगमी और पॉलीगैमी। अब जो मैट्रियार्कल थ्योरी है ना, उसमें परमानेंट मैरिज नहीं है, लेकिन इसमें एक पूरा खानदान होता है। ठीक है, इसमें मतलब उन्होंने जो दिया है ना कंसेप्ट, उसमें क्या है कि चाहे मोनोगमी है या पॉलीगैमी है, मतलब एक मर्द एक औरत से शादी कर रहा है या चार औरतों से शादी कर रहा है, लेकिन परमानेंट मैरिज का इंस्टीट्यूशन है लास्ट में। ठीक है, फिर हेड ऑफ द फैमिली वाज द बेसिस ऑफ ऑल अथॉरिटी। सारी की सारी पावर किसके पास है, जो एक फैमिली का सरबराह है। ठीक है, और उसकी पावर अनक्वालिफाइड होती थी। ठीक है, अपने बच्चों को सबको कंट्रोल में किया हुआ है, जितने हाउस के रिलेशंस हैं, जो भी डिसेंडेंट्स हैं, सबके सब उसके अंडर आते थे और उसकी बात भी मानते थे।
अब हम देखते हैं ट्राइबल फैमिली या ट्राइबल जो भी सारा एरा है उसमें हमने यही देखा है कि एक सरदार होता था और सारा कबीला होता था, और सारा कबीला किसकी औलाद होता था? एक ही बंदे की औलाद होता था, पीछे किसी एक इंसेस्टर से जाके पूरा का पूरा कबीला ही मिल रहा होता। ठीक है, तो इस कबीले में वेरियस जब क्लैंस आ जाता था वो बढ़ जाता था, तो वो बाद में बड़ा होके कबीला पूरा बना लेता था। और हमारे पास ऑटोमन एम्पायर की भी एग्जाम्पल है कि वो एक काई कबीला था जिसने क्या है, नहीं नहीं, परमानेंट मैरिज का मतलब ये नहीं है कि डिवोर्स कैन हैपन, लेकिन आप समझ लो कि उस टाइम पे डिवोर्स का कोई था भी नहीं सिस्टम। मतलब जब की ये बात करें उस टाइम पे डिवोर्स का सिस्टम नहीं था, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नहीं थे, शादी होती थी। ठीक है, जैसे हमने मैट्रियार्कल में पढ़ा है कि शादी नहीं होती थी बिल्कुल भी, लेकिन इसमें शादी कंस्टिट्यूशन मौजूद था। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या है, वो जो इंसान था जो हेड ऑफ द फैमिली था वो बिजनेस अफेयर्स को भी कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा जो रिलीजन है वो भी जो बाप चाहता था, जो सरदार चाहता था वही होता था लोगों का, और वही सारा कंडक्ट भी मेंटेन करता था लोगों का। ठीक है, कि आपने किस तरह बिहेव करना है, किसके साथ किस तरह रिलेशंस रखने हैं, हमारे कबीले की ये रस्म रिवायात हैं इनको फॉलो करना है। ठीक है, वो सब कुछ। और आपने ये, मैंने तो जब एक बुक पढ़ी थी रहीकुल मखतूम, तो उसमें ये मैंने पढ़ा कि जब हज़रत सल्लल्लाहु प्रीच कर रहे थे इस्लाम को, तो क्या हिसाब किताब था कि अगर सरदार मान जाता था ना, मतलब इस्लाम कबूल कर लेता था, तो सारे का सारा कबीला जो है वो भी इस्लाम कबूल कर लेता। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग के जो भी रिलीजन है ना वो खुद सरबराह ने मान लिया तो सबको उसकी जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फोर्थ थ्योरी। नेक्स्ट फोर्थ थ्योरी। अब इसमें क्या है, ये थ्योरी क्या कहती है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ओरिजिनेटेड ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रॉन्गर ओवर द वीक, कि कोई भी जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है या बंदा है वो क्या करता था, किसी दूसरी जगह पे जाके अटैक करता था जहाँ पे हो सकता है रूलर वीक हो या लोग ऑर्गेनाइज ना हो, तो उन पर अटैक करके उसको अपने इलाकों में शामिल कर लेता था। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर जो है वो फोर्स एग्जर्ट करता था और जो वीक है उसको एक्सेप्ट कर लेता था, उस फोर्स को एक्सेप्ट कर लेता था विदाउट एनी रेजिस्टेंस और अ लिटिल रेजिस्टेंस। ठीक है, जिससे क्या हुआ, स्टेट वजूद में आई। ठीक है, अब शुरू शुरू में क्या था, आप देखते हो कि लोग जो थे वो कबीलों में रहते थे और एक तरह से उनके पास कोई टेरिटरी भी नहीं होती थी, तो समटाइम्स उन्हें किसी टेरिटरी पे रहना होता था तो उन्हें वहां पहले मौजूद लोगों को निकालना पड़ता था। अगर वो स्ट्रांग होंगे तो वहां के लोगों को निकाल देंगे। ठीक है, सपोज वो किसी दरिया के किनारे रहना चाह रहे हैं और आसपास बहुत जरखेज जमीन है, तो वहां पर रहने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, वहां के लोगों को निकालना पड़ेगा, और जब वो निकाल के उधर सेटल हो जाते थे तो स्टेट बन जाती थी। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि वॉर बिगेट द किंग। ठीक है, कि जो किंग है ना वो जंगों से ही पैदा हुए हैं। ठीक है, अब ये थ्योरी किस किसने दी है, ह्यूम ने दी है, ओफेनम ने दी है एंड जेम्स बर्न हार्डी ने दी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पावरफुल कॉन्कर्ड द वीक स्टेट। ठीक है, इट आउटकम्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द एग्रेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीक बाय द स्ट्रॉन्गर। ठीक है, किसी स्ट्रॉन्गर ने अटैक किया है वीक पे और वीक की टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया और वहां जो है वो रहना शुरू कर दिया है, और फिर अपनी फैमिली को जब एक्सटेंड किया है या वहां एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाना शुरू किया तो स्टेट वजूद में आ गई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, माइट विदाउट राइट इज एंटागनिस्ट टू इंडिविजुअल लिबर्टी, कि भाई जो माइट है वो राइट है। ठीक है, जहां ताकत होगी वो फिर कुछ ना कुछ करेगा और फिर जो कुछ ना कुछ करेगा वो सही है। ठीक है, अगर ताकत है तो वो कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करेगा बाय हुक और बाय क्रुक।
नेक्स्ट क्या है, लेकिन सिर्फ फोर्स नहीं, और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द स्टेट एग्जिस्टेंस और मेंटेनेंस। ठीक है, सिर्फ फोर्स जो है, आपने फोर्स के थ्रू तो ले लिया, एक इलाके पे जो है वो कब्जा जमा लिया, लेकिन उससे स्टेट वजूद में नहीं आती। स्टेट को वजूद में लाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। लोगों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, लॉ कैसे बनाने हैं, सिस्टम को मेंटेन कैसे करना है, ठीक है, स्टेट के सिस्टम को कैसे चलाना है। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि एक स्टेट को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं फोर्स के साथ साथ। नेक्स्ट क्या है, एवोल्यूशन थ्योरी। अब एवोल्यूशन थ्योरी जरा थोड़ी लंबी चली जाती है। इसमें वो क्या कहते हैं कि ना, स्टेट ना खुद से वजूद में नहीं आ गई और ना ही ये फोर्स वगैरह का नतीजा था ना कुछ, लेकिन क्या हुआ, स्लो एंड स्टेडी जो है वो एक इलाके में लोगों ने जो है इवॉल्व किया, ठीक है, एक्सटेंड किया अपने आप को, और फिर एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक स्ट्रक्चर वजूद में आया जिसे हम मॉडर्न स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो ये साइंटिफिक है, मोर साइंटिफिक इन नेचर। स्टेट क्या है, नीदर द हैंडीवर्क ऑफ द गॉड, ना मतलब डिवाइन ओरिजिन को भी साइड पे करी है, फोर्स थ्योरी को भी साइड पे करी है, फिर वो जो हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसको भी ये साइड पे करी है, और मैट्रियार्कल पैट्रियार्कल थ्योरी को भी नहीं मान रही। ये क्या कह रही है कि द स्टेट इज नॉट मेयर आर्टिफिशियल और मैकेनिकल क्रिएशन, ठीक है, बट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेचुरल ग्रोथ और हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। कि वक्त के साथ साथ लोगों ने चीजों को समझा, ठीक है, परखा और गलतियों से सीखा, उसके बाद क्या है, एक स्टेट वजूद में आ गई। नेक्स्ट क्या है कि उन्होंने बताया कि क्या क्या एलिमेंट्स थे जिन्होंने एवोल्यूशन थ्योरी में अपना किरदार अदा किया है, या स्टेट के बढ़ने में अपना किरदार अदा किया है, बनने में। पहला किनशिप है, रिलीजन है, प्रॉपर्टी एंड डिफेंस है, देन फोर्स है, देन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। किनशिप से शुरू करते हैं। एवोल्यूशन थ्योरी में किनशिप की बात आ गई, तो अब क्या है कि किनशिप ऐसा कि मैं और मेरे क्लोज रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप, मेरे फादर, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माँ, ये मेरे क्लोज रिलेशन है। फिर मेरे बाप के भाई के बच्चे, मेरी फूफो के बच्चे, या फिर मेरी माँ के भाई के बच्चे, तो वो सब क्या है, मेरी फैमिली है। ठीक है, अब ये मुझे क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बॉन्ड एंड यूनिटी देती है। अगर मुझे किसी से हेल्प की जरूरत होगी तो मैं या तो अपने चाचू को या अपने मामू को फोन करूंगी, ना कि मैं किसी गैर को फोन करूंगी कि भाई मुझे जो है वो एक मतलब जरूरत है किसी चीज की तो आप मुझे दे दें। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ किनशिप। और अगर कोई मेरे भाई से लड़ रहा है तो मैं ऑब्वियसली अपने भाई को फेवर करूंगी, सही। तो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और एक बॉन्ड ऑफ यूनिटी देता है, ठीक है, सेंस ऑफ यूनिटी देता है। फाइनली क्या है, फाइनली कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट लिंक इन द प्रोसेस ऑफ द स्टेट एवोल्यूशन। ये पहला लिंक है, किनशिप पहला लिंक है स्टेट के एवोल्यूशन में। ठीक है, अब जैसे जैसे फैमिली एक्सपेंड हुई, नई नई फैमिलीज आई, आप मतलब इन मैरिजेस हुई, ट्राइब्स और क्लैंस बनते गए, रिलेशंस बनते गए। ठीक है, किनशिप वाज द ओनली फैक्टर व्हिच बॉन्डेड द पीपल टुगेदर। अब स्टेट में क्या होता है, लोग एक दूसरे से करीब करीब रहते हैं, ठीक है, तो पहला फैक्टर किनशिप ही था। हम सब इंसान हैं ऑब्वियसली, तो हम सब किसी ना किसी एक स्पेसिफिक इंसेस्टर से ही तो आए हैं, तो इसने हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी देना शुरू किया इंसानों के साथ, तो लोगों ने एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइडेड अ बॉन्ड ऑफ, नेक्स्ट है रिलीजन, सही। अब रिलीजन क्या है, उसने बॉन्ड ऑफ यूनिटी प्रोवाइड किया अर्ली सोसाइटीज में। ठीक है, अब अर्ली सोसाइटी में क्या होता था, जो लोग एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो लोग आपस में ज्यादा क्लोज होते थे, और बहुत सारे कस्टम्स और रिलेशन सॉरी ट्रेडिशंस को जो है वो मतलब क्या कह लें आप, शेयर कर रहे होते थे, बजाय उसके कि जो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। तो फिर क्या होता था, वो उनकी जो रिलीजन है वो एक्चुअली में समटाइम्स क्या होता है कि वो आपको पॉलिटिकल सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा होता है, और इसके अलावा सोशल सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हम एक जब रिलीजन को फॉलो कर रहे थे तो एक्चुअली हमारे पास एक वे ऑफ लाइफ होता है कि हमने जिंदगी को कैसे गुजारना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इस्लाम और अदर डिवाइन रिलीजन्स। ठीक है,
तो वो क्या होता है, तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ को इफेक्ट कर रहा होता है रिलीजन। फिर यह है द वर्शिप ऑफ द कॉमन एंसेस्टर एंड कॉमन गॉड्स क्रिएटेड अ सेंस ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। अब जो लोग एक ही खुदा की इबादत कर रहे हैं वो अपने आप को एक बॉन्ड में बंधा हुआ महसूस करेंगे। ठीक है, जब लोगों ने ये फील किया कि हम लोग एक दूसरे से इस रिलेशन में बंधे हुए हैं, तो क्या हुआ, वो सेंस ऑफ यूनिटी बन गई, जिससे क्या हुआ, अल्टीमेटली विद द पास्ट ऑफ टाइम एक स्टेट ने जन्म लिया। फाइन, जैसे कि हमने भी इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान को लिया था, और हिंदुस्तान का नाम इज फ्रॉम दे आर हिंदू नेशन, दे यूज टू मतलब क्या, वर्शिप अ लॉट ऑफ गॉड्स। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि लोगों ने रिलीजन की बेस पे स्टेट को बनाना शुरू किया। इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन पीपल हैव फेयर इन देयर हार्ट्स। अगर रिलीजन की बात आती है, लोगों के दिलों में डर होता है कि हमने ये काम करना है, हमने ये काम नहीं करना। Even today, religious practices, affairs and faith are seen to be uniting people. ठीक है, बहुत सारे religious practices हैं, affairs है, faith है, जिन्होंने हम सबको जोड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह, चाहे मुसलमान कितने भी उस मतलब समझ लें फिरकों में बटे हुए, लेकिन उनमें एक सेंस ऑफ यूनिटी तो है ना कि हम मुसलमान हैं। अर्ली डेज में ये चीज बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, a number of races are united by the religion and unity was essential for the creation of the state. ठीक है, अब क्या है कि जो शुरुआत में मतलब बहुत एंशिएंट टाइम्स में बहुत सारी रेसेस, मतलब डिफरेंट रेसेस, क्लैंस और ट्राइब्स एक रिलीजन को अगर फॉलो करने लग जाते थे, तो उनमें सेंस ऑफ यूनिटी आ जाती थी। वो ये समझने लग जाते थे कि हम भाई हैं अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। ठीक है, और ये सेंस ऑफ यूनिटी एसेंशियल थी स्टेट की क्रिएशन के लिए, तो उन्होंने एक स्टेट को जन्म दिया इस यूनिटी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्स। अब वही फोर्स है कि जी फिजिकल फोर्स आप यूज कर रहे हो छोटी छोटी टेरिटरीज को अपने अंदर जम करने के लिए, जिससे क्या हुआ, स्टेट बड़ी होना शुरू हो गई या बनना शुरू हो गई। ठीक है, तो इट वाज द यूज ऑफ द फिजिकल फोर्स दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉर द ग्रोथ एंड ऑफ द किंगडम्स एंड द एम्पायर्स। ठीक है, बनना या एम्पायर्स का बड़ा होना, हमेशा हमने पास्ट में हमेशा यही देखा है कि फोर्स का यूज किया है तो किंगडम्स और एम्पायर्स बड़ी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी एंड डिफेंस। अब देखें कि दिस फैक्टर इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट इन ओल्डन टाइम्स। ठीक है, इन ओल्डन टाइम्स स्पेशली अमंग द नोमैड्स एंड वैगबॉन्ड्स एंड ट्राइबल पीपल। अब जो लोग थे, नहीं ऐसा नहीं है, ये थ्योरी कह रही है सिर्फ और सिर्फ फोर्स नहीं है जिसने स्टेट को बना दिया। ठीक है, वो ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज नहीं है, बहुत सारी चीजों ने मिल के स्टेट को बढ़ाया, बनाया ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो ये उन चीजों को बता रही है कि जो चीजें ऐड कर सकती थी पास्ट में, उन्होंने स्टेट को बनाने में कितना किरदार अपना अदा किया। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टी एंड डिफेंस का क्या सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी एंड डिफेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। अब क्या होता था, नोमेड्स हैं, वैगबॉन्ड्स हैं, ट्राइबल पीपल हैं, एज आई सेड कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी, वो कहीं कहीं जाके रहना शुरू कर देते थे। अगर किसी ने अर्तुगरुल ड्रामा देखा तो आपने देखा होगा कि वो जो काई ट्राइब था वो ट्राई कर रहा था कि उनको कोई एक जमीन मिल जाए जहां वो हमेशा रहें। ठीक है, उन्हें बार बार माइग्रेट ना करना पड़े। ठीक है, तो ये क्या था, वो एक प्रॉपर्टी चाह रहे थे, एक लैंड का पीस चाह रहे थे जहां वो सुकून से रह सके, जहां उन्हें जिंदगी की हर आसाइश मिल सके, स्पेशली वाटर। ठीक है, जहां पानी होता है वहां प्लांटेशन भी हो सकेगी, वहां जंगल भी होगा, वहां सब कुछ होता है। तो ऐसा कोई जगह, फिर आपने जब एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया तो यू विल ट्राई कि कोई दूसरा बंदा आके उस पे अपना हक जमाना ना शुरू कर दे कि हमसे वो छीन ना ले, तो आप अपने डिफेंस भी यूज करेंगे। ठीक है, आप कुछ फौजी तैयार करेंगे, उन्हें कुछ ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो एक जगह जहाँ पे वो कुछ लोग रह रहे हैं, एक ट्राइब रह रहा है या कुछ ट्राइब्स रह रहे हैं और अपनी मतलब एक कॉमन डिफेंस है उनका, तो उससे क्या हुआ, एक्चुअली में तो वो एक स्टेट ही बन गई ना। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि फिर सोशल सिस्टम में भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी। ठीक है, रिलेशनशिप में भी शादियां हो सकती थी आगे पीछे, मतलब हो सकता है कि दो ट्राइब्स एक जगह पे रह रहे हैं, फिर वो ट्राइब्स में आपस में शादियां करनी शुरू कर दी,
तो दिस लेड टू मेकिंग सम एडजस्टमेंट इन द सोशल सिस्टम एंड रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। फिर उनके काम भी डिफाइन करने पड़े इनको कि आपने क्या करना है, फूड का बिजनेस कौन देखेगा, डिफेंस का बिजनेस कौन देखेगा, और इस तरह की सारी बातें। नेक्स्ट क्या है, वी हैव लेस देन 1 मिनट, तो इसको जल्दी जल्दी करते हैं, देन यू विल जॉइन अगेन। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, अब ये क्या है, इट अराइजेस फ्रॉम द फंडामेंटल नीड्स ऑफ द लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन एंड ऑर्डर। अब क्या है कि लोगों की फंडामेंटल नीड क्या है, लाइफ, ठीक है, कि प्रोटेक्शन और उसको ऑर्डर में लेकर आना, ठीक है। अब जब लोग एक डेफिनेट टेरिटरी पे सेटल डाउन हो गए और उनके कुछ एम्स थे, कुछ चीजें थी जो उन्हें चाहिए थी अपने जिंदा रहने के लिए, कुछ डिजायर्स थी, ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, उसको हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तरकीबें सोचने लगे, ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आने लगी। अब उनको अपनी जिंदगी को सेटल करने के लिए, अपनी जो उनकी डिजायर्स थी उनको अचीव करने के लिए और जिंदगी की जरूरत को हासिल करने के लिए कोई रूल्स, कोई लॉज, कुछ इस तरह की चीजें बनानी पड़ी थी जिसपे लोग सेटल डाउन हो गए, ठीक है, अपनी सब्सटेंस और डिजायर को सिक्योर करना था, ठीक है, ताकि कोई उनको मतलब उस इलाके से ना निकाल दे, या फिर जो भी उन मतलब कोई और आके उनके ऊपर कब्जा ना कर ले, उनको अपना गुलाम ना बना ले। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश की, चीज़ों को रेगुलेट करने की कोशिश की, ठीक है, और लोगों के रवैयों को रेगुलेट करने की कोशिश की, और इस तरह उन्होंने लॉज बनाना शुरू किए, ठीक है। तो दिस इज द सेंस ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कि आप सोचना शुरू करो कि आप बेहतर से बेहतर जिंदगी या अपने मफाद को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हो। दिस इज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस।